नमस्कार द्राक्ष बागायतदार बंधुओं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि अप्रैल प्रूनिंग के बाद में अंगूर में जो कि 20 से 40 दिन के आसपास के टाइम है जो बगीचों का, उसमें कीट नियंत्रण के लिए हमको क्या मुख्य बातें हैं जो कि हमको ध्यान में देनी है। इस टाइम जो स्टेज होगी वो ये है कि इनिशियल शूट ग्रोथ स्टेज होगी, प्रारंभिक वाड़ अवस्था जिसे कहते हैं, और इसमें उड़दिया का और थ्रिप्स दोनों का प्रादुर्भाव हो सकता है। उड़दिया का कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि फिप्रोनिल या स्पिनोसाइड जो है उसका रात के टाइम में फवारनी कर सकते हैं कि अंधेरा होने के बाद में 7 साढ़े 7 बजे के बाद में हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों में से किसी एक कीटनाशक का फवारनी दे सकते हैं। तो अगर उड़दिया का प्रादुर्भाव है तो वो उसको नियंत्रण करने में हमें मदद मिलेगी। साथ ही साथ फिप्रोनिल और स्पिनोसाइड इस टाइम जो थ्रिप्स आता है उसको भी कंट्रोल करता है, तो एक ही एप्लीकेशन के अंदर में आपका दोनों काम हो जाएंगे, थ्रिप्स और उड़दिया दोनों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। पर अगर थ्रिप्स अधिक है, उड़दिया का अटैक नहीं है, तो आपके पास में बहुत सारे कीटनाशक के ऑप्शन हो जाते हैं कि जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट आप यूज़ कर सकते हैं, स्पेनेट्राम, सेंट्रेनिलीप्रोल ये है जो कि फिप्रोनिल और स्पिनोसाइड के अलावा इनको यूज़ कर सकते हैं। थ्रिप्स के लिए जो टाइम ऑफ स्प्रे है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, कभी भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि ज़्यादा तेज़ हवा ना चल रही हो, बारिश ना आने वाली हो और ज़्यादा गर्मी का टाइम ना हो, दोपहर का टाइम, उस टाइम फवारनी मत कीजिएगा। और अगर आपको पता लगाना है कि सही वातावरण की अवस्था क्या है फवारनी करने के लिए, तो उसके लिए आप हमारा एक एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन है डेल्टा टी कैलकुलेटर, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करेंगे, उसमें अगर आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू डालेंगे तो आपको बताएगा कि डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, और उस वैल्यू के हिसाब से सही अवस्था है क्या कीटनाशक स्प्रे करने के लिए, तो वो जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। फिर उसके बाद में 30 दिन हो जाएँ एक बार फाउंडेशन प्रूनिंग के बाद में, तो मिलीबग कंट्रोल करने के लिए ड्रेंचिंग देने का ये बिल्कुल सही इसमें है। जो लोग ड्रेंचिंग देते हैं मिलीबग कंट्रोल करने के लिए, तो इससे पहले मत दीजिए, 30 दिन होने के बाद में ही ड्रेंचिंग दीजिए। क्लोथेनाडिन 50 WDG जो फार्मूलेशन है वो 250 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ये ड्रेंचिंग का काम बारिश शुरू होने से करीबन 15 दिन पहले तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि 15 दिन का टाइम इसको लगेगा अपटेक होने के लिए प्रॉपरली और मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए। एक चीज़ का ध्यान ये देना है कि ड्रेंचिंग करने से पहले जो तन और मल्चिंग है उस पोर्शन को निकाल देना है, उसके बाद में ड्रेंचिंग करना है। एक बार ड्रेंचिंग करें तो फिर मल्चिंग वाला पोर्शन आप फिर से लगा सकते हैं। पर जहाँ पर मल्चिंग की हुई है उसके अंदर में आपको ड्रेंचिंग नहीं करना, अदरवाइज़ क्या होगा कि जो औषध है वो मल्च के अंदर में चला जाएगा, नीचे रूट ज़ोन तक पहुँचेगा नहीं। फिर हमको ध्यान ये देना है कि सूखी मिट्टी में ड्रेंचिंग नहीं करना, वापसा कंडीशन के अंदर में लेके आइए, फिर उसके अंदर में ड्रेंचिंग कीजिए और कंटिन्यूस 15 दिन तक वापसा कंडीशन मेंटेन रखिए। कभी भी ऑयल फार्मूलेशंस का ड्रेंचिंग नहीं करना चाहिए, वो रूट्स को, जड़ों को नुकसान पहुँचा सकता है। थ्रिप्स का फिर से प्रादुर्भाव हो सकता है 30 दिन के बाद में, तो ये जो हमारे पास कीटनाशक जो हमने डिस्कस किए थे, इमामेक्टिन बेंजोएट, फिप्रोनिल, स्पिनोसाइड, स्पेनेटोराम, साइंट्रेनिलीप्रोल, ये अच्छे तरीके से काम करते हैं। जिन जगह के ऊपर में बारिश हुई है पिछले कुछ दिनों के अंदर में, या अभी और होने के चांसेस है जहाँ पे, वहाँ पर थ्रिप्स के साथ साथ में अळी का भी प्रादुर्भाव आपको देखने को मिल सकता है। तो अळी मतलब कैटरपिलर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो आप फिप्रोनिल या स्पेनेट्राम या सेंट्रेनिलीप्रोल या इमामेक्टिन बेंजोएट जिनका आप स्प्रे करेंगे थ्रिप्स कंट्रोल करने के लिए, उसमें वो भी कंट्रोल हो जाएगा। फिर मानसून की जैसे बारिश शुरू होती है तो चाफर बीटल और एक स्ट्रोमेशियम बारबेटम नाम का खोड़कीड़ है, स्टेम बोरर, उसका प्रादुर्भाव हो सकता है, तो उसको हमको कंट्रोल करना है। चाफर बीटल इस तरीके के दिखाई देते हैं जो कि बारिश होने के बाद में बाहर निकलते हैं। अभी कुछ बागायतदार हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि उस्मानाबाद, शोलापुर साइड से अभी भी उनको चाफर बीटल रात के टाइम पत्तों में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जैसे अच्छी बारिश होती है उसके बाद में बाहर निकलते हैं और रात को पत्तों के ऊपर में आके खाएंगे, और 15 या 20 दिन तक, मैक्सिमम एक महीने तक इसका प्रादुर्भाव देखा जाता है, फिर उसके बाद में अपने आप कम हो जाता है। ज़्यादा नुकसान इसका बगीचों में इतना ज़्यादा नहीं देखा गया कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये, पर जहाँ भी आपको लग रहा है कि संख्या इनकी ज़्यादा है और स्प्रे करने की ज़रूरत है, तो रात के टाइम में जब ये बाहर निकले हो खाने के लिए, उस टाइम लैम्डा सेलोथ्रिन जो 4.9 CS का फार्मूलेशन है वो आधा मिली 1 लीटर पानी के हिसाब से रात को फवारनी करेंगे, एक्सेलेंट रिजल्ट आपको चाफर बीटल का दिखाई देगा इसमें। स्ट्रोमेशियम बारबेटम
जो खोड़कीड़ है उसका जो अड़ी की अवस्था है, जो बच्चे की अवस्था है उसकी, वो इस तरीके की दिखाई देती है। क्या करता है कि वाल्वी दिमक की तरह खाता है और पाउडर में पूरे खोड़ को कन्वर्ट कर देता है और अंदर आपको इस तरीके का अड़ी दिखेगा। अभी की अवस्था में आप देखेंगे तो या तो आपको उसकी कोशावस्था दिखेगी या जो मृग की अवस्था है वो खोड़ के अंदर में बैठी हुई दिखेगी। ये इस तरीके का मृग होता है जो कि बारिश के टाइम में क्या करेगा कि छेद बनाएगा खोड़ के अंदर में और बाहर निकलेगा। ये काले रंग का होता है और मिट्टी अगर उस पर लगी हुई है, भूसा लगा हुआ है, तो इस टाइप का तीसरी जो फोटो है उसमें ऐसा दिखाई देगा। अंडे देता है, अंडे चावल के दाने से थोड़े छोटे होते हैं, उस चावल के दाने जैसे दिखाई देते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं और साल के नीचे देता है नॉर्मली। ये फोटो में तो आपको ऐसे दिखाने के लिए कि लैब कंडीशन में इसने एग लेइंग की थी। फील्ड के अंदर में साल के नीचे देगा और उससे अड़ी जो है वो अंदर की तरफ में चला जाएगा और खाना शुरू करेगा। तो कंट्रोल करने का इसका जो टाइम होता है वो ये है कि मई के लास्ट हफ्ते के अंदर में आप क्या कीजिए कि जितना भी लूज बार्क है बगीचे में वो सारा निकाल दीजिए। लूज बार्क कौन से बगीचों में होगा? जो कि पुराने बगीचे, और ये जो कीटक है वो पुराने बगीचों का कीटक है। 6-7 साल या उससे पुराने बगीचों में इसका प्रादुर्भाव ज़्यादा होता है। तो अगर आप लूज बार्क निकाल देंगे तो क्या होगा कि इसको बगीचे के अंदर में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और दूसरा क्या है कि अंडे भी ये बगीचे के अंदर ही देता है। साल के नीचे जो होता है ढीला साल उससे में देता है, तो ये जो प्रोटेक्शन है वो इसका हट जाएगा। फिर बाद में आप कीटकनाशकों का स्प्रे करेंगे तो वो आपको अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। कीटकनाशक क्या क्या है जो कि काम करते हैं कि लेम्डासाइलोथ्रिन, फिप्रोनिल, इमिडाक्लोप्रिड, मिथोमिल, ये कीटकनाशक हैं जो कि इसके अंडे के ऊपर में लेम्डासाइलोथ्रिन काम करेगा जो है मार्केट में भी अवेलेबल। मिथोमिल अभी है नहीं अवेलेबल। तो शुरू की अवस्था में आप क्या कर सकते हैं कि खोड़ और अंडा धोने का काम कर सकते हैं। कब करना है? बगीचे के बाहर लाइट ट्रैप लगा के देखिए, इसका मृग आपको दिखाई देने लग जाए कि आना शुरू हो गया तो पहले फिप्रोनिल से खोड़ को अंडा धो लिया आपने, रात के टाइम में करना है। फिर 4-5 दिन छोड़ के इमिडाक्लोप्रिड से कर दिया। फिर आपको लग रहा है कि अंडे होंगे वहाँ पे तो लेम्डासाइलोथ्रिन से कर दिया। फिर एक फिप्रोनिल से कर दिया, एक लेम्डासाइलोथ्रिन से। तो 15 दिन के अंदर में 4-5 एप्लीकेशन अगर हम कर सकें और रात के टाइम में खोड़ वाला अंडा धो गए तो पत्तों के ऊपर फवारनी नहीं करनी, तो इसके मृग और अंडे को मारा जा सकता है। ये अगर हमने मिस कर दिया पीरियड तो इसके बाद में हम कुछ नहीं कर सकते। इसको कंट्रोल करने के लिए कोई उपाय योजना नहीं है। उसके बाद में एक बार अंदर चला गया अड़ी, उसको किसी भी तरीके से नहीं मारा जा सकता। एक और काम आप ऐसा कर सकते हैं कि बहुत से बगीचे ऐसे हैं कि जिन्होंने क्या किया है कि खोड़कीड़ का ज़्यादा प्रादुर्भाव था और वो बगीचों को निकाल रहे हैं। तो उनकी जो लकड़ी है वो अगले 10 दिन के अंदर में, आज 13 मई है, तो 10 दिन या 15 दिन के अंदर में सारी लकड़ी बगीचों से दूर कर दीजिए, बगीचे के पास में मत रहने दीजिए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो शेड नेट का डबल लेयर बना के उसको अच्छे तरीके से ढक दीजिए ताकि उससे मृग निकल के बाहर ना जाए। तो अदरवाइज क्या होगा, वहाँ से मृग निकलेंगे और नए बगीचों के अंदर में जाके दूसरे बगीचों में जाके नुकसान पहुँचाना शुरू कर देंगे, वहाँ पे अंडे देंगे। फिर एक चीज़ देखी गई है कि नीम जो होता है, नीम इसके मृग को भगाता है, दूर भगाता है। तो अगर आप नीम के पत्ते जगह जगह टांग देंगे बगीचों के अंदर में, और या नीम ऑयल है उसका कहीं फवारनी अगर आप कर पाएँ तो किसी भी तरीके से नीम का स्मेल बगीचे में आप ला पाएँ तो उससे क्या होगा कि इसके मृग हैं वो बगीचे में अंडे देने के लिए नहीं आएंगे, तो वो दूर बाहर चले जाएंगे। तो ये भी एक उपाय योजना है जो कि आप कर सकते हैं। फिर इसका जीवन चक्र क्या है और इसका कंट्रोल करने का जो डिटेल के अंदर में मेथड है वो हमने हमारा यूट्यूब चैनल है उसके अंदर में एक वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे और NRC ग्रेप्स सर्च करेंगे तो हमारा चैनल दिखाई देगा। उसमें एक वीडियो आपको दिखाई देगा कि अंगूर के स्ट्रोमेशियम बारबेटम नामक तना छेदक का प्रबंधन। तो इसको आप रेफ़र कर सकते हैं, इसमें पूरी जानकारी आपको करीबन 7 मिनट का वीडियो है। इसमें इसका जीवन चक्र, कौन कौन से होस्ट प्लांट है जिन पे अटैक करता है और इसका नियंत्रण कैसे करना है उस पर मिल सकती है। तो ये मुख्य बातें हमारे डिस्कशन के लिए। शुभेच्छा, आप अच्छे से बगीचों का प्रबंधन करेंगे। धन्यवाद।